अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे चीज को ढंग से समझना। हर बार सबसे ज्यादा मार्क्स का अनपेड सेलर से ही आता है, ये ध्यान रखना। सीपीटी हो, कोई भी टाइप का एग्जाम हो, सेल और गुड्स एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अनपेड सेलर। सर व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड सेलर? अ सेलर हु हैज नॉट बीन पेड फॉर द गुड्स सोल्ड बाय हिम। सोच के देखो, जो गुड्स उसने बेचा है उसका अभी तक उसको पेमेंट नहीं मिला, ईदर फुल्ली और इन पार्ट, मतलब कुछ रुपया नहीं मिला या पूरा ही नहीं मिला, तो भी वो बंदा क्या माना जाएगा? अनपेड सेलर। या फिर अननेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डिलीवर्ड बट लेटर ऑन इट वॉज डिसऑनर्ड। समझ में आया चीज? आपने सामने वाले को, आपने सेलर को चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया बाद, क्या उसको पैसा मिला? इन दैट केस ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पेड सेलर, ही विल बी ट्रीटेड एज अ अनपेड सेलर। समझ में आता है? ये चीज क्लियर होता है? तो अनपेड सेलर कौन है? जिसको पैसा एकदम नहीं मिला, या जिसको पार्ट पेमेंट मिला, या फिर जिसको आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था चेक, और बाद में वो चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। तो इन सभी सिचुएशन में वो बंदा क्या माना जाएगा? अनपेड सेलर। अच्छा एक बात बताओ, क्या सेलर के साथ गलत हुआ कि नहीं? यस हुआ। तो सेलर आप बायर के अगेंस्ट में एक्शन लेगा कि नहीं? तो अनपेड सेलर के पास दो राइट होता है। तो वो दो राइट क्या क्या होती है सर? बात करेंगे। अनपेड सेलर के पास दो राइट है सर। वन, राइट अगेंस्ट गुड्स, एंड नंबर टू, राइट अगेंस्ट buyer. Now remember one thing, till the time the goods are in existence, the right against goods will arise. जब तक goods existence में है, goods are in existence, तब तक सर only right against goods। पहले सर goods के अगेंस्ट में राइट लिया जाएगा, उसके बाद भी अगर रिकवर नहीं हुआ then we will go to right against buyer। सर is it possible कि directly right against buyer हो सकता है? हाँ हो सकता है सर। एग्जाम्पल, सर जी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं फॉर ईटिंग, आप खाना खा लिए, जब पैसा का बात आया आप बोले नहीं है, आप बोले नहीं है, सामने वाला सेलर है यस और नो, हाँ क्या पैसा मिला? तो इट बिकम्स अनपेड सेलर, he will be treated as unpaid। अब वो किसके अगेंस्ट में राइट लेगा? राइट अगेंस्ट गुड्स। पॉसिबल? तुमको पनीर खिलाया, आ सकता है वापस? नॉट पॉसिबल, नॉट इन द ओरिजिनल। इन दैट केस वो राइट अगेंस्ट गुड्स नहीं ले सकता। अब वो किसके अगेंस्ट में राइट लेगा? he will only exercise his right against the buyer। सबसे पहले आपको स्यू करेगा, स्यू फॉर प्राइस। आप जितने का खाना खाए उसका पैसा दो, पहला। नंबर टू, क्योंकि आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो लेट पेमेंट चार्जेस लगना चाहिए, दैट इज इंटरेस्ट। अच्छा उसका कोई नुकसान हो सकता है कि? डेफिनेटली। जो डैमेजेस और आपने वहां जो गलत काम किया, चिल्ला चिल्ली किया, रेपुटेशन पे उसके क्वेश्चन उठा, तो उसके अगेंस्ट में वो क्या क्लेम करेगा? डैमेज। साथ में अगर उसका कुछ लीगल एक्सपेंस भी लगा होगा, क्योंकि वो लीगल एक्सपेंस आपके चलते लगा है, तो सारा चीज का वो बंदा क्या करेगा? आपसे क्लेम करेगा। दैट इज राइट अगेंस्ट बायर। समझ में आता है? ये चीज क्लियर होता पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो राइट अगेंस्ट बायर कैन ओनली बी एक्सरसाइज व्हेन द गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस। जब गुड्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए तो कौन सा राइट एक्सरसाइज करिए? राइट अगेंस्ट बायर। लेकिन अगर गुड्स जिंदा है तो बायर के पास आप पहले नहीं जा सकते, पहले गुड्स से पैसा निकालिए। मतलब सर आपको बायर से 10,000 रुपया लेना है टीवी का, टीवी मूवेबल है ये सो, तो गुड्स हो गया। उसने अभी तक 10,000 रुपया नहीं दिया, तो आप सबसे पहले टीवी ले आइए उससे, टीवी लाके उसको बेच दीजिए। टीवी को बेचे, 6,000 रुपया आया, अभी भी कितना बचा? अभी भी कितना बचा सर? सर 4,000 रुपया बचा है। तो उसके लिए क्या अब टीवी है? तो अब आप किसके पास जाएंगे? बायर के पास जाएंगे। क्या चीज के लिए? 4,000 रुपया। और वो 4,000 रुपया क्योंकि लेट से मिल रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी लेंगे, साथ में अगर कोई और नुकसान हुआ होगा तो वो भी रिकवर करेंगे।
साथ में अगर कोई लीगल खर्चा भी लगा तो वो भी आप रिकवर करोगे। तो जब तक गुड्स जिंदा रहेगा तब तक बायर पिक्चर में नहीं आ सकता, और जिस दिन गुड्स खत्म उस दिन बायर के साथ बात करना चालू करोगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट राइट अगेंस्ट गुड्स, तो राइट अगेंस्ट गुड्स 3 होता है। राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, एंड राइट ऑफ रीसेल। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राइट अगेंस्ट गुड्स क्या क्या केस में हो सकता है, तो 3 केस क्या क्या है, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल, और बोलेगा ऑल ऑफ द अबव। तो आप किस में टिक करोगे, ऑल ऑफ द अबव। समझ गए चीज को, क्लियर है। अब हम लोग को इन तीनों के ऊपर डिस्कशन करना है, तो चालू करते हैं इसके ऊपर बात करना। सर हैव इट। सबसे पहला राइट अगेंस्ट गुड्स का पहला राइट क्या है, सेलर के पास, राइट ऑफ लियन। ये क्या बोलता है सर, ये बोलता है दिस राइट कैन ओनली बी एक्सरसाइज, इट कैन ओनली बी एक्सरसाइज व्हेन द गुड्स आर ऑलरेडी in the, rather under the possession and control of seller। मतलब आप हमारे पास वॉच लेके आए, वॉच बोला सर इसको रिपेयर कर दीजिए, हमने आपका वॉच लिया, इसको रिपेयर कर दिया। अच्छा वॉच मूवेबल है तो गुड्स हुआ था, हम इसको रिपेयर कर दिए। अच्छा रिपेयर किए, आप रिपेयरिंग कंप्लीट हुई, हमने आपको फोन किया भैया आपका वॉच लेके आए, ले लीजिए, 1000 रुपए हुए। आप आए, आपको हमने बोला वॉच, हम दिखाए, हम बोले रुपए, आप बोले रुपए नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वॉच नहीं देंगे, अपने पास रख लेंगे ना, तो वॉच इज स्टिल अंडर माई कंट्रोल ना, और हम उसको अपने पास ही रख लेंगे ना। तो इन दैट केस इफ द सेलर डजंट पे, द बायर डजंट पे, द सेलर विल रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स। वो रिटेन कर लेगा, रिटेन उसके पास ऑलरेडी है, एंड ही विल कीप द गुड्स विथ हिमसेल्फ ओनली। समझ में आता है, ये चीज क्लियर होता है पक्का सर। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो वो अपने पास रखेगा, क्या बोलेगा भैया आप काम करिए, कल आ जाइए, पैसे लेके आइए, लेकिन आप उसके आगे दीजिए, दैट इज व्हाट, तो वो अपने पास रखेगा उस समय। क्लियर है ये चीज पक्का सर। तो राइट ऑफ लियन क्या बोलता है, द गुड्स आर इन पोजिशन ऑफ द सेलर एंड द सेलर इज गोइंग टू कीप इट विथ हिमसेल्फ इफ द बायर डजंट पे द मनी टू द सेलर। समझ में आता है ये चीज क्लियर होता है पक्का सर। पहला राइट ही है। अब देखो चीज स्टेज क्या है, जब तुम्हारे पास गुड्स है तो राइट ऑफ लियन, जब तुम्हारे हाथ से गुड्स निकल जाए तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे स्टॉपेज इन श्योर का, क्या ये क्लियर है? श्योर। नाउ द सेकंड राइट इज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मतलब क्या हुआ सर, चीज को समझो। ये हमारा शॉप है, हमारा यहाँ पे वॉच पड़ा हुआ है, आप यहाँ काउंटर पे आए, कस्टमर आया, आपने बोला वॉच दो, हमने बोला रुपए दो। आप रुपए नहीं दिए, हम वॉच नहीं दिए, हम अपने पास वॉच रख दिए, आप घर चले गए। दिस इज राइट ऑफ लीव। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि हमारा आपके साथ एक अच्छा रिलेशन है और आपके घर का जब भी कोई भी घड़ी खराब हुआ आज तक पुश्तैनी है कि हम ही ठीक किए, तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि भैया आप घड़ी घर भिजवा देना, हम आपको पैसे भिजवा देंगे। यस और क्या इन दिस केस पैसा पहले मिलना जरूरी है? नहीं। हम लोग का टेलर क्या ऐसा काम होता है, हम लोग क्या करते हैं, नाप दे के आ जाते हैं, कपड़ा दे देते हैं, वो घर पहुंचा देता है, बाद में कभी भी जाते आते उसको रुपया दे देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या पैसा तुरंत देना जरूरी है? नहीं। तो वहां पे राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं होता। अब यहाँ पे क्या है, द वॉच इज रेडी, परफेक्ट, एकदम सही कंडीशन हो गया है। हम बाबू को फोन किए, भैया वॉच रेडी है, बाबू बोले घर पहुंचा दे, पैसा बाद में दे देंगे, तेरे को पहुंचा देंगे पैसा। इन दिस सिचुएशन अब वॉच लेके मेरा बंदा एम्प्लॉय निकल गया, ही इज ऑन द रोड, रास्ते में है, जा रहा है, ये आपका घर है, हाउस,
ही इज गोइंग जा। अचानक में मेरे पास न्यूज आया, बाबू इंसॉल्वेंट हो गए, कस्टमर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। मेरे को पता चला जो ओनर है, जो कस्टमर है, ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अच्छा, अब ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, क्या अब ये मेरे को पैसा दे पाएगा? तो अब अगर हम इसको गुड्स देते हैं तो मेरे को रुपया नहीं मिलेगा। तो इन दिस सिचुएशन, अच्छा क्या मेरे पास अभी गुड्स है कि अब रास्ते में? रास्ते में, मेरे हाथ में नहीं है, रास्ते में है, तो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं हो सकता, अब रास्ते में। तो आई विल एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन। हम तुरंत अपना एम्प्लॉय को फोन करेंगे, सुन गाड़ी घुमा, वापस आ, कम बैक, गुड्स डिलीवर करने का दरकार। तो तुरंत ये वापस घूम के मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, क्या रिटेन हो रहा है कि रीगेन हो रहा है? सर, आई एम रीगेनिंग द पोजीशन ऑफ गुड्स, क्योंकि वंस आई लॉस्ट द पोजीशन। समझ में आता है ना चीज? क्लियर होता है ना पक्का? लियन में रिटेन था, मेरे पास ही और हम अपने पास रखेंगे। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में मेरे हाथ से निकल गया था, रास्ते में था, आई अगेन रीगेन्ड इट बैक। समझ में आता है ये चीज? क्लियर होता है पक्का? लियन यहां तक है, ये इसके बाद है। इसका मतलब द प्लेस वेयर राइट ऑफ लियन एंड्स इज द प्लेस वेयर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट्स। सोच के देखो, जहां पे लियन एंड करता है वहीं से स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट होता है। समझ में आता है ये चीज? क्लियर होता है? क्योंकि जब तक आपके घर में है तो ट्रांजिट का बात ही नहीं आएगा, तो आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करोगे। जब वो रास्ते में है तो आप कौन सा एक्सरसाइज करोगे? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो पहला क्लियर है, रीगेनिंग द पोजीशन। दूसरा, द प्लेस वेयर राइट ऑफ लियन एंड्स is the place where the right of stoppage in transit starts. Last, right of stoppage in transit can only be exercised when the buyer is insolvent. और किसी भी सिचुएशन में सर आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशन है, तभी तो आप उसको बोले थे डिलीवर करने के लिए। तो क्रेडिट सेल तो था ही ये, तो आप उसको बीच में रोक नहीं सकते थे। लेकिन अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो पैसा आप तो आपको देगा नहीं ना। तो इन दैट सिचुएशन सर आपको उस एक्सरसाइज करना पड़ेगा। समझ में आता है? चीज क्लियर होता है? मतलब द मेन डिफरेंस बिटवीन द थ्री, पहला राइट ऑफ लियन में रिटेन द पोजीशन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में रीगेन द पोजीशन। राइट ऑफ लियन में सर जी आप अपने पास गुड्स रख लिए, आपके अंडर में है, स्टॉपेज में निकलने के बाद होता है। तो द प्लेस वेयर राइट ऑफ लियन एंड्स इज द प्लेस वेयर द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट्स। And the last, right of lien, right of stoppage in transit can only be exercised when the buyer is insolvent. जब वो insolvent होगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको नहीं कर पाएंगे। समझ में आता है? ये चीज क्लियर होता है पक्का सर? And the last is right of resale. Last, right of resale. Now चीज को समझो, हम वॉच अपने पास हम उसको बोले पैसे लेके आना, वो ला ही नहीं रहा है, क्या बैठे रहे? मेरे को भी तो अपना घर बार चलाना है। तो हम उसको नोटिस देंगे, भाई 1 वीक के अंदर में पैसा आ जाना चाहिए, नहीं आया तो हम तेरा घड़ी बेच के पैसा ले लेंगे। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, यस और नो? तो इन दैट सिचुएशन राइट ऑफ रीसेल विल बी एक्सरसाइज एट द लास्ट, जब वो पैसा नहीं देगा। तो राइट ऑफ रीसेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोटिस मस्ट बी गिवन टू द बायर। आप नोटिस दीजिए बायर को, फॉर व्हाट? अबाउट द इंटेंशन ऑफ सेलर टू रीसेल द गुड्स। आप उसको बता दीजिए, अगर आपको पैसे नहीं दिया टाइमली तो आप उसको क्या कर दोगे? रीसेल कर दोगे। समझ में आता है? ये चीज क्लियर होता है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? इस नोटिस को देने के बाद आफ्टर दैट द सेलर कैन रीसेल द गुड्स। समझ में आता है ये चीज? बट देयर इज अ क्लॉज, इन केस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज, पेरिशेबल गुड्स, यहां पे नो नोटिस इज रिक्वायर्ड।
क्योंकि अगर इसमें नोटिस देके टाइम देने गए द गुड्स विल नॉट बी सुटेबल फॉर रीसेल। समझ में आता है, ये चीज क्लियर होता है। तो यहाँ पे नोटिस का दरकार नहीं है, डायरेक्ट रीसेल इज अलाउड। कोई प्रॉब्लम सर इसके अंदर में? आप डायरेक्टली इसको रीसेल कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोई तरीके का नोटिस देने का दरकार नहीं है। क्या क्लियर रहेगा ये चीज? पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? यहाँ नोटिस कंपल्सरी है, यहाँ पे नोटिस का दरकार नहीं है। क्लियर रहेगा नहीं चीज? पक्का सर, श्योर, एकदम सही है, कुछ भी